दोस्तों नमस्कार। डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अध्ययन पूरा कर रहे होंगे। यस, आज हमारा महा प्रैक्टिस सीट नंबर 9 है। तो आज हम लोग महा प्रैक्टिस की सीट नंबर 9 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसको देखते हैं। तो चलिए आइए, हिंदी आपकी जो है उसको हम हिंदी को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऐसा करिए, यहाँ इसमें ये 8 पड़ गया है, तो यहाँ 8 नहीं है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है सब लोग, यहाँ आपका 9 नंबर ही है, ध्यान रखना। इसमें 8 हो गया है बाय मिस्टेक। ठीक है, यस ध्यान रखना। यहाँ लिखा हुआ है अरुण कमल की, क्या लिखा है? अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक है ना, पहली पुस्तक है। तो अरुण कमल की कविता से संबंधित हमारी पहली पुस्तक जो है वो कौन सी है? ये आपकी सबूत है, या पुतली में संसार है, या अपनी केवल धार है, या फिर आपका है नए इलाके में, क्या है? तो अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक जो है वो आपकी कौन सी है? पहली पुस्तक है अपनी केवल धार। कौन सी है? अपनी केवल धार, ये आपकी पहली पुस्तक है। ठीक है, ध्यान रखना है इसमें। अगला, उपसर्ग सदैव शब्द के में जुड़ते हैं। उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं? आप लोग जानते हो, उपसर्ग वो शब्दांश होते हैं जो किसी भी मूल शब्द के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं, जो हमेशा मूल शब्द के प्रारंभ में। ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को कि शब्दांश जो उपसर्ग वो शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं उपसर्ग। प्रत्यय की बात आती है। प्रत्यय फिर सुन लो एक बार। प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं, जो किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रत्यय। तो यहाँ बात थी उपसर्ग की, तो उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के प्रारंभ में लगाए जाते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, यस। अगला, प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प पहचानिए। प्रत्यय की दृष्टि से, प्रत्यय कहाँ लगते हैं बेटा? प्रत्यय आप जानते हो, प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगाए जाते हैं, है ना। तो प्रत्यय की दृष्टि से आपका असंगत कौन सा है? क्या अस प्लस त्रा अस्त्र, ये तो सही है। अच्छा, क्या चर प्लस अन चरण करते हैं? तो चर धन अन, ये आपका चर और उसमें अन, तो ये हो जाता है चरण, है ना। ये सुच धन आलू, सुच धन आलू, तो यहाँ सुचालू, यहाँ लिखा है सचालू लिखा है, यहाँ क्या होना चाहिए? सुचालू होना चाहिए, तो यही आपका गलत है ना। हाँ, जबकि ये आपका या धन आन, या धन अन, ये आपका सही है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे या है और प्लस आगे आ रहा है क्या? अन आ रहा है। तो या में क्या है आपका स्वर? आ, और यहाँ क्या है? आ, तो दोनों को, यहाँ क्या है? आ है, दोनों को मिला के क्या बनेगा? बड़ा आ ही तो बनेगा ना। तो आपका क्या हो जाएगा? यान हो जाएगा। कौन सा? यान। इसका मतलब ये हमारा सही है, लेकिन है ना, ये तो सही लिखा है यान। ये चरण भी ठीक बना है, ये भी, इनमें सभी में, इसमें जो है सुच धन आलू। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प को पहचानिए। सुच धन आलू बराबर सुचालू होना चाहिए था, यहाँ सचालू लिखा है। तो यहाँ फिर सच धन आलू, यदि यहाँ चरण है, अस्त्र है, तो यहाँ पे सच धन, यहाँ सच होना चाहिए। सुच लिखा है तो यहाँ पे सच होना चाहिए। ये सच धन आलू बराबर, है ना, ये गलत है। सत धन आलू, है ना, ये होना चाहिए था। ठीक है, ये गलत है आपका। यस। अगला देखो, आम वृक्ष समस्त पद का उचित विग्रह है। आम वृक्ष समस्त पद है, इसका समास विग्रह करिए। इसका क्या करेंगे? समास विग्रह करेंगे। समास विग्रह किया जाता है। ठीक है, जब इसका आप समास विग्रह करेंगे बेटा, जब इसका क्या करेंगे? आप समास विग्रह करेंगे, है ना। जब आप इसका समास विग्रह करेंगे, आम्र वृक्ष का समास विग्रह तो होगा आपका आम
का वृक्ष, क्या होगा? आम का वृक्ष, ये होगा आम का वृक्ष। तो आम का वृक्ष ये आपका संज्ञा, संज्ञा ये भी आपकी संज्ञा, संज्ञा का मेल संज्ञा से, संज्ञा को संज्ञा से जोड़ा जाए, बीच में विभक्ति चिन्ह लग जाए का की के, तो आप जानते हो संबंध तत्पुरुष होता है ना। तो यहाँ पे आपका आम का वृक्ष ये वाला सही है, और संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है ये संबंध तत्पुरुष समास, आम्र का वृक्ष हो जाएगा। ठीक है, आम्र का वृक्ष दिया है तो यहाँ भी आम्र ही कर लो, आम्र का वृक्ष। यस यस, आम्र के लिए वृक्ष नहीं होगा, आप जानते हो आम्र से भरे वृक्ष है जो आम, ये गलत है। नेक्स्ट, मोहन राकेश को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया? मोहन राकेश को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए मिला था? ना आने वाला कल, इसके लिए। आषाढ़ का एक दिन, अंडे के छिलके नहीं, एक और जिंदगी नहीं, किसके लिए दिया गया था? आषाढ़ का एक दिन, इसके लिए मोहन राकेश को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था, है ना। किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है? किन वाक्यों में, किस वाक्य में विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है? हे प्रभो, तो कहीं ना कहीं तुम भगवान को बुला रहे हो। जब भी हम संबोधन की बात करते हैं तो संबोधन की निशान लगाते हैं, तो ये तो हमारा ठीक है। वह घर आया या नहीं, सामने वाले से आप पूछ रहे हो वह घर आया या नहीं, तो कहीं ना कहीं प्रश्न है, लेकिन इसमें यह है प्रश्न पूछने वाला शब्द तो नहीं लगा, कहीं ना कहीं पूछ रहे हो वह घर आया या नहीं, तो इन्होंने प्रश्नवाचक का निशान लगा दिया। राम राम उसने यह क्या कर दिया, राम राम उसने यह क्या कर दिया, तो यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं इस वाले सेंटेंस में ही एरर है। राम राम उसने यह क्या कर दिया, यहाँ किसी से पूछा नहीं जा रहा, कहीं कोई प्रश्न नहीं किया जा रहा है, इसलिए आपका जो है सही आंसर आपका जो है किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है, इस वाले में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं है। इसमें तुम समझते हो कि वह निरा मूर्ख है, बालक है, परंतु वह, ये ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत किस में है? सी वाले में आपको दिक्कत है। राम राम उसने यह क्या कर दिया, तो इस वाले में आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हिंदी में मैं का बहुवचन हम आपको बताते रहते हैं, ये जो मैं होता है, मैं का बहुवचन हमेशा होता है क्या? हम होता है। मैं का, है ना, मैं का बहुवचन क्या होता है? हम होता है ना। ये आपके जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है मैं और हम, तो मैं का बहुवचन होता है क्या? हम। मैं का मतलब मैं अकेला, और हम का मतलब हम लोग, हम सब लोग, तो हम जो है वो अपने आप में बहुवचन होता है मैं का। ठीक है, यस। 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा? ये कथन जो है, ये कथन किसने किससे कहा है? ये वाला कथन, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा, ये कथन है हल्कू का है या सहना का है, या है ना, या मुन्नी का है या धनिया का है, किसका है ना। तो ये जो कथन है ये आपका मुन्नी का कथन है। किसका? मुन्नी का कथन है। किसके लिए? ये हल्कू के लिए है। मुन्नी का कथन, मुन्नी का ये कथन है, और किसके लिए है ये कथन? ये हल्कू के लिए है, हल्कू के लिए है। कौन सी कहानी है ये? पढ़िए, हल्कू के लिए। ये कौन सी कहानी है? ये एक मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। किनकी? मुंशी प्रेमचंद की है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, मुंशी प्रेमचंद की कहानी है पूस की रात। कौन सी? पूस की रात। ये उसी में ये पात्र हैं। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की कहानी है कौन सी? पूस की रात। उसी में हल्कू और मुन्नी जो हैं उसमें पात्र हैं। तो मुन्नी ने हल्कू के लिए कहा था 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा।
तो मुन्नी का कथन है किसके लिए है? हल्कू के लिए, है ना ये, ठीक। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलो पा वर्ग का उच्चारण स्थान हम रोज आपको बता रहे हैं, ये याद रखो। कचट तप, क्या याद रखना है? कचट तप याद रखना है मेरे भाई, कचट तप। ये आपका का वर्ग जो है इसका उच्चारण कंठ से, चा वर्ग का होता है तालु से, और टावर का होता है उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है, टावर का होता है काय से? ये दंती से होता है, दंत से, और पावर का होता है ओष्ठ से। काय से होता है? ओष्ठ से होता है। तो बताओ फिर पा का उच्चारण स्थान क्या है? पा का क्या है? ओष्ठ है। तो सही आंसर कौन सा है? ये आपके 5 वर्ग होते हैं कचट तप, इनके उच्चारण स्थान याद कर लो, कंठ, तालु, मूर्धा, दंती और ओष्ठ, है ना। हाँ, यहाँ कंठ से स्टार्ट होता है, कंठ सबसे पहले कंठ, फिर उससे यहाँ बढ़ो तो तालु, तालु के बाद फिर और आगे आओ तो अंदर मूर्धा, और मूर्धा के बाद फिर दंती, और दंती के बाद फिर ओष्ठ, ये आ जाता है, ठीक है। अगला, दिए गए वाक्यों के किस विकल्प में कारक चिन्ह का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग हुआ? कौन से दिए गए वाक्यों में किस विकल्प में कारक चिन्ह का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग हुआ है? मतलब सही किस में है कारक चिन्ह? ये कह रहा है तितली फूल में रस पी रही है भाई। अरे नहीं, तितली फूल से रस पी रही है, ये तो गलत ही है, यहाँ से होना चाहिए था। खेतों में हल चल रहे हैं, है ना, खेतों में हल चल रहे हैं, ये तो ठीक लग रहा है। किस डाली में आम लटक रहे? किस डाली पर आम लटक रहे, यहाँ ऐसा होना चाहिए। बाढ़ के जल से पूरा घर डूब गया है। बाढ़ के जल से नहीं, बाढ़ के जल में, बाढ़ के जल में पूरा घर डूब गया है। तो देखो इसका भी आपका जो है ये आपके कारक चिन्ह गलत थे, इसमें भी कारक चिन्ह, ऊपर वाले में भी कारक चिन्ह सही किस में है? बी वाले में। खेतों में हल चल रहे में लगा हुआ है, यहाँ अधिकरण कारक है। कौन सा? अधिकरण कारक है, ठीक है। अगला, चावर का उच्चारण स्थान अभी हाल सिखाया था, कचट तप का चावर का कौन सा होता है? कंठ और तालु लिखाया था। हाँ, चावर का उच्चारण स्थान अभी हाल बताया, का और चा और टा और ता और पा। का उच्चारण स्थान कावर का कंठ, चावर का कंठ, और चावर का होता है तालु, कंठ तालु। तीसरा टावर का होता है मूर्धा, क्या होता है? मूर्धा। और तावर का होता है क्या? दंती, क्या होता है? दंती। और पावर का होता है अभी बताया था ओष्ठ, क्या होता है? ओष्ठ होता है, ठीक है। तो ये आपका 5 वर्ग हैं आपके, इनके उच्चारण स्थान कंठ, तालु, मूर्धा, दंती और ओष्ठ। तो चावर्ग यही तो है, कौन सा? तालु हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तालु, है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य है। पुरुषवाचक किसमें है? इसमें देखो कौन है? कोई है, कोई, और कोई जो होता है, और कुछ, कोई और कुछ। ये कौन से होते हैं आपके? आपको पता है ये कौन से होते हैं? कोई कुछ, ये होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा? ये होते हैं, ये अनिश्चयवाचक होते हैं, है ना, बताया था। ये अनिश्चय वाचक सर्वनाम होते हैं, वाचक ये सर्वनाम होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, कोई और कुछ होते हैं। ये घर क्या है? ये आपकी संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। संज्ञा से पहले क्या लगा है? सर्वनाम लगा है। जब संज्ञा से पहले सर्वनाम होता है तो वो आप जानते हो, उसे आप सार्वनामिक क्या कहते हो? उसे आप सार्वनामिक विशेषण बोलते हो। तो ये तो आपका सार्वनामिक विशेषण हो गया। वे लोग कहाँ? ये भी लोग क्या है? संज्ञा है। संज्ञा से पहले कभी भी आ जाता है क्या? सर्वनाम। ये आपका सर्वनाम है, तो उसे भी आप जानते हो सार्वनामिक
उसे भी आप जानते हो सार्वनामिक, क्या कहते हो, उसे भी आप सार्वनामिक विशेषण, तो ये भी आपका सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है ना। इसमें आपका जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इसमें आपका जो है सार्वनामिक विशेषण है, इसमें भी आपका सार्वनामिक विशेषण है, इसमें सर्वनाम नहीं है। यह है आपका वह जो है किसी संज्ञा से पहले क्या आया है, नहीं है, क्योंकि आवश्यक जो होता है ये तो आपका विशेषण है। आवश्यक आपका क्या होता है, विशेषण होता है, इसकी संज्ञा होती है आवश्यकता, तो वह आपका यहाँ पे क्या है, वहाँ पे सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम, और कौन सा सर्वनाम है, ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्यों, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम के आपने 3 भेद पढ़े थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, है ना। तो ये अन्य पुरुष में आपने पढ़ा है वह, यह, वे, ये पढ़ेगी नहीं, तो ये अन्य पुरुष है। अन्य पुरुष किसका भेद है, पुरुषवाचक सर्वनाम का है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य कौन सा है, डी वाला आपका जो आंसर है वो एकदम राइट है। ठीक है, अगला देखो, कीर्तिवान भूगोल विषय में अभी अज्ञान है, वाक्य में रेखांकित शब्द का उपसर्ग, अज्ञान का उपसर्ग बताना है। किसका, अज्ञान का उपसर्ग। अज्ञान का उपसर्ग जानते हो कौन सा, तद्भव, तत्सम और विदेशी उपसर्ग है अज्ञान, या तद्भव उपसर्ग है, या तत्सम उपसर्ग है, या विदेशी उपसर्ग है। उपसर्ग जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। ये तुम्हारे जो उपसर्ग होते हैं ना बेटा, उपसर्ग ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने, 3 प्रकार के होते हैं, उपसर्ग हमारे कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, पहला नंबर एक हम कहते हैं संस्कृत के उपसर्ग, काहे के, संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग होते हैं कुछ। ठीक है, एक दूसरे नंबर होते हैं आपके हिंदी के उपसर्ग। कौन से होते हैं, हिंदी के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग होते हैं। तीसरा आपका जो होता है वो होता है कौन सा, अरबी फारसी, कौन सा, अरबी और फारसी है ना, अरबी फारसी, या फिर उर्दू के उपसर्ग बोल सकते हो, क्या, उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग बोल सकते हो। ठीक है, ये जो आपके संस्कृत के उपसर्ग हैं उन्हें तत्सम उपसर्ग बोला जाता है। उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है क्या, तत्सम उपसर्ग। उन्हें क्या बोलते हैं हम, तत्सम उपसर्ग कहते हैं, तत्सम उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, तत्सम उपसर्ग। जो आपके हिंदी के उपसर्ग होते हैं वो आपके होते हैं तद्भव उपसर्ग। कौन से, तद्भव उपसर्ग होते हैं वो, हिंदी के उपसर्ग तद्भव। जो आपके ये अरबी फारसी के, उर्दू के उपसर्ग, इन्हें आगत उपसर्ग के नाम से जानते हैं। कौन से, आगत उपसर्ग के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई कि नहीं। तो उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू, अरबी फारसी और उर्दू के उपसर्ग। समझ गए। जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं उन्हें तत्सम उपसर्ग कहते हो, जो हिंदी के उपसर्ग होते हैं उन्हें तद्भव उपसर्ग कहते हैं, जो अरबी फारसी के उपसर्ग होते हैं उन्हें आगत उपसर्ग के नाम से जानते हैं। तो अज्ञान में उपसर्ग जो बनता है ये आपने लिखा, जैसे शब्द आपने लिखा अज्ञान, है ना, तो ये आपका इसमें निकलेगा आ और धन निकलेगा क्या, ज्ञान। तो इसमें उपसर्ग निकला कौन सा, उपसर्ग आ उपसर्ग निकला। कौन, इसमें आपका आ जो है वो क्या है, आपका उपसर्ग है। आ किस तरह का उपसर्ग होता है, चाहे आपका अज्ञान है, दूसरा वर्ड मान लो आपने, दूसरा वर्ड आपने ले लिया क्या, दूसरा आपने ले लिया मान लो अधर्म। कौन सा, आपने अधर्म ले लिया, तो ये आपका अधर्म जो है आ और धन धर्म से बनेगा। ठीक है, अधर्म, आ धन धर्म। तो ये आपका उपसर्ग इसमें क्या है, आ, इसमें क्या है आपका,
इसमें आपका इसमें भी आ जो है वो उपसर्ग है, तो ये आपके आ जो उपसर्ग होता है वो आपका संस्कृत का उपसर्ग है। और संस्कृत का उपसर्ग है, जब ये संस्कृत का उपसर्ग है इसका मतलब संस्कृत के उपसर्ग का मतलब तत्सम उपसर्ग हुआ। कौन सा? तत्सम उपसर्ग हुआ कि नहीं? ये इस तरह से, क्योंकि संस्कृत के उपसर्ग के अंतर्गत क्या आता है? तत्सम उपसर्ग, तो आपका तत्सम उपसर्ग हुआ। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, अब ये जो तत्सम उपसर्ग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो थोड़ा इसको हम इरेज कर दें। देखो, ये देखो, जैसे आपने तत्सम के उपसर्ग जो है, अक्सर तत्सम वाले जो उपसर्ग हैं वो ये होते हैं आपके, ये जैसे आ जो होता है वो आपका होता है, अति जो होता है वो भी आपका होता है, अति भी लिख सकते हो और आ भी लिख सकते हो, है ना। ये अति और आ, अत्याचार वगैरह लिखते हो तो अति धन आचार जो आप लिखते हो तो ये सभी उसी में जाता है, ठीक है। यस, अति वाले जितने भी शब्द बने आ वाले और अति वाले, उन सभी में ये वाला ओ वाले ये आपके जो होते हैं सब आपके तत्सम उपसर्ग होते हैं, ठीक है। तद्भव में अध वाले होते हैं, तद्भव में ये उपसर्ग बनते अध, ये अध, ऐसे अध वाले उपसर्ग बनते हैं। कु वाले बनते हैं, कौन से? कु वाले बनते हैं, कु। ये जैसे अध से एक शब्द लिख के दिखाएं तुम्हें हम, जैसे हमने कहा अध पका, क्या? अधपका, है ना। तो अधपका में जो है ये अध जो है ये आपका अध क्या है? अध आपका उपसर्ग है। ये किस तरह का उपसर्ग है? तो ये आपका जो है वो हिंदी का उपसर्ग है। हिंदी का उपसर्ग का मतलब तद्भव उपसर्ग है। कौन सा? ये तद्भव उपसर्ग है, तद्भव उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग होता है, ठीक है। ये है ना। आद और कु वाले जो होते हैं वो कैसे होते हैं? हाँ, ठीक, जैसे कुचाल वगैरह, है ना। जैसे आपने एक शब्द लिखा, कौन सा? कुचाल, कु चाल, तो आपने लिखा कु धन चाल लिखा, तो कु आपका क्या है? कु आपका जो है वो उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है कु, ठीक है। किस तरह का उपसर्ग है? तो वो आपका है तद्भव उपसर्ग। कौन सा? तद्भव उपसर्ग है, मतलब हिंदी का उपसर्ग है तो तब तद्भव उपसर्ग हुआ। कौन सा? तो हुआ तद्भव उपसर्ग हुआ, तद्भव उपसर्ग हुआ कि नहीं? ये ऐसे। तो कु वाले, है ना, कु वाले और भर वाले, ठीक है। भर वाले जैसे भरपेट, ये वाले अध कु और भर वाले होते हैं, तद्भव के होते हैं। आ अति और ओ वाले होते हैं, जैसे अवनति अत्याचार, जैसे अधर्म अत्याचार अवनति, जैसे कुचाल भरपेट, अधपका अधकचरा, है ना, ऐसा। ये समझ गए ना? यस। कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? गुणवाचक विशेषण भाई कौन सा है? 10 हाथी, ये तो संख्या बता रहा है, ये तो संख्यावाचक है। ये कौन सा है? ये आपका संख्यावाचक विशेषण है। कौन सा? संख्यावाचक विशेषण है ये तो। अरे ये आपका जो है ये संख्यावाचक विशेषण है ना। संख्यावाचक विशेषण है इसमें। कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण है। इसमें लाल फूल, अरे यही तो भैया गुणवाचक विशेषण है। कौन सा? गुणवाचक। हमने बताया था गुणवाचक विशेषण में, हमने बताया लाल, पीला, हरा, नीला कलर बताए थे, रंग। 5 लड़के, अरे ये भी आपका संख्यावाचक विशेषण है मेरे भाई। कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, ये भी संख्यावाचक विशेषण है ना। यस। तो आपका जो है गुणवाचक कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण लाल फूल। कैसा? लाल फूल, है ना। अगला कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है। हानि, लोक, रात और दुग्ध, कौन सा तत्सम नहीं है?
है ना। तो तत्सम हमारा कौन नहीं है, रात तत्सम नहीं है, क्योंकि रात का जो तत्सम होता है वो रात्रि होता है। क्या होता है, रात्रि होता है ना। लोक, लोक का तत्सम इधर लिखे दे रहे हैं, लोक का तद्भव इधर लिखे दे रहे हैं, लोग, ये आपके तद्भव हैं। क्या है ये आपके, मैं लिख रहा हूँ तद्भव, लोग। इसका लिख रहा हूँ दुग्ध का, दुग्ध का दूध होता है। क्या होता है, दूध। हानि का वही होगा, उसका कोई परिवर्तन नहीं। तो दुग्ध का दूध तद्भव और लोक का लोग होता है, जबकि रात अपने आप में तद्भव है। इसका तत्सम होता है क्या, रात्रि। रात्रि क्या है, ये तत्सम है। क्या है, ये तत्सम शब्द है रात्रि। ठीक है, यस। तो नेता शब्द का स्त्रीलिंग, अरे नेता का स्त्रीलिंग बनाना है। नेता का स्त्रीलिंग तो नेत्री होता है ना। हाँ, नेता बनाओगे, नेता, नेता का स्त्रीलिंग आप नेत्री बनाओगे, नेत्री। जैसे आप लिख दो अभिनेता, क्या, अभिनेता, अभिनेता का बनाओगे अभिनेत्री। क्या बनाओगे, अभिनेत्री बनाओगे, ये अभिनेत्री हो जाएगा, है ना, नेता का। जैसे आप कर्ता का बनाते हो ना, कर्ता का, कर्ता का तो कत्री हो जाता है। क्या हो जाता है, कत्री हो जाता है, कर्त्री, ऐसे, है ना, कत्री, ये ऐसे बनता है। ठीक है, अगला, जो क्रियाएं कर्ता द्वारा स्वयं ना, हाँ, जो क्रियाएं स्वयं, जो क्रियाएं कर्ता द्वारा स्वयं कार्य न करके किसी अन्य व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करने का क्रियाएं कहते हैं, बोध कराती हैं उन्हें। जो क्रियाएं कर्ता द्वारा स्वयं कार्य न करके किसी अन्य व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रयोग की जाती हैं, उन्हें क्रियाएं कहती हैं। कैसी क्रियाएं कहते हैं उन्हें, बोलो। तो ऐसी क्रियाएं, हाँ, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे व्यक्ति को उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, तो वहाँ पे वो क्रियाएं कैसी क्रियाएं होती हैं, आप जानते हो। वो क्रियाएं जो होती हैं वो प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं। कौन सी, हाँ, जब कर्ता, इसका परिभाषा बताएं, प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया, देखो प्रेरणार्थक क्रिया पर वाक्य आ गया, जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। कौन सी क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किया जाता, ध्यान रखना। कौन सी क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। प्रेरणार्थक क्रिया कैसे बनती है, प्रेरणार्थक क्रियाएं आना और वाना प्रत्यय से बनती हैं। किस प्रत्यय से, आना और वाना प्रत्यय से, है ना। प्रेरणार्थक क्रिया किससे, आना और
वाना प्रत्यय से बनती हैं। आना और वाना, आना वाना प्रत्यय लगाकर बनती हैं, लगाकर बनती हैं, ऐसे बनती हैं ये आना और वाना, है ना। ये प्रेरणार्थक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? ये जो आपकी प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं, प्रेरणार्थक क्रियाएं, ये आपकी जो है ये दो प्रकार की होती हैं। प्रथम प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक एक ये होती है, प्रथम प्रेरणार्थक होती है, और एक होती है द्वितीय प्रेरणार्थक। कौन सी? द्वितीय प्रेरणार्थक होती है, द्वितीय प्रेरणार्थक है। प्रथम प्रेरणार्थक जो होती है उसमें ध्यान रखो आना प्रत्यय लगता है। कौन सा प्रत्यय? आना प्रत्यय जिसमें लगा वो प्रथम प्रेरणार्थक। जिसमें वाना प्रत्यय लगा होता है, कौन सी? वाना प्रत्यय लगा होता है वो द्वितीय प्रेरणार्थक होती है ना। जैसे मान लो एक धातु से हम बना रहे हैं, हम एक धातु से क्रिया पूरी बना रहे हैं। पहले हमने लिखा मान लो धातु, फिर हमने लिखा क्रिया, फिर हमने प्रथम प्रेरणार्थक। कौन सी? प्रथम प्रेरणार्थक लिखा, प्रेरणार्थक, और फिर हमने लिखा कौन सा? द्वितीय प्रेरणार्थक। हमने क्या लिखा? द्वितीय प्रेरणार्थक। ये क्रिया लिखी द्वितीय प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक ये लिखी मान लो, है ना। अब जैसे हमने लिखा मान लो यहाँ पे हमने लिखा पढ़, क्या लिखी? पहली क्रिया लिखी हमने पढ़, ये धातु है पढ़ धातु। पढ़ से आपकी क्रिया बनी हिंदी की पढ़ना। प्रथम प्रेरणार्थक कैसे बनाओगे? आना लगा के, तो क्या हो जाएगा? पढ़ाना। क्या हो जाएगा? पढ़ाना। और वाना लगा के द्वितीय प्रेरणार्थक तो हो जाएगा पढ़वाना। क्या हो जाएगा? पढ़वाना। ये द्वितीय प्रेरणार्थक होगी। जैसे आपने लिखी एक धातु लिख, लिख धातु, लिख धातु से क्रिया बनी लिखना। क्या बनी? लिखना, है ना। और दूसरे इसका प्रथम प्रेरणार्थक लिखाना और द्वितीय प्रेरणार्थक लिखवाना। इसमें वाना प्रत्यय जोड़ना है, लिखवाना, इसमें लिखवाना, है ना। जैसे आपने मान लो क्रिया एक लिखी हंस, कौन सी? हंस धातु लिखी, हंस से हंसना। क्या हो जाए? हंसना। ये प्रथम प्रेरणार्थक हंसाना। क्या? हंसाना, हंसाना। और इसका द्वितीय प्रेरणार्थक हंसवाना। क्या? हंसवाना, ये हंसवाना। ऐसे तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाएं वो होती हैं जिसमें आना प्रत्यय लगा होता है, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं वो होती हैं जिसमें वाना प्रत्यय लगा होता है। अब आप समझ गए होंगे, है ना। उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है। अगला महाशय शब्द का स्त्रीलिंग। महाशय का स्त्रीलिंग क्या होता है? महासिनी, नो। महाशयी, नो। महाशया सही है ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? महाशया होता है। महाशय का महाशया होता है। ठीक है, यस। उसने पढ़ा था, देखो था लगा हुआ है। इस वाक्य में काल है। वर्तमान काल में था लगता नहीं है, आधुनिक काल में था लगेगा क्या? वो भी वर्तमान काल है। भूतकाल में था का प्रयोग किया जाता है। गुजरे हुए समय को हम लोग भूतकाल कहते हैं। ऐसा समय जो गुजर चुका है वो भूतकाल है। तो उसने पढ़ा था कब? बहुत पहले, तो आपका भूतकाल हो गया। ठीक है। अच्छा, वाच्य किसके अनुसार बनता है? वाच्य किसके अनुसार बनता है? कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार, भाव के अनुसार। अरे वाच्य भैया, वाच्य
तीनों प्रकार से बनता है। कितने? वाच्य तीनों प्रकार से बनता है ना। क्रिया में जहाँ पे कर्ता की या फिर आपके कर्म की, जहाँ भाव की प्रधानता होती है वहाँ आपके वाच्य बनते हैं। जहाँ पर कर्ता की प्रधानता होती है वहाँ कर्तवाच्य होता है, जहाँ कर्म की प्रधानता होती है कर्मवाच्य, और जहाँ पे या भाव की प्रधानता होती है वहाँ पे आपका कौन सा वाच्य होता है? भाववाच्य होता है। कौन सा वाच्य होता है? भाववाच्य होता है ना। तो ध्यान रखना है। ओके, तो ये तीनों तरीके से आपका बनता है। कैसे बनता है? तीनों तरीके से आपका बनता है ये, ठीक है। यस, तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य के भेद, यदि हम ऐसे लिखें कि वाच्य के भेद, तो तुम इसको वाच्य को 0 दो है, सॉरी, वाच्य के भेद, तो वाच्य के भेद में आप कह सकते हैं 0 3 भेद हैं। नंबर 1 आपका कौन सा है? कर्तवाच्य है। कौन सा? कर्तवाच्य है, नंबर 1। दूसरा आपका जो है वो कर्मवाच्य है बेटा। कौन सा? कर्मवाच्य है, ठीक है। यस, नंबर 3 आपका जो है वो आपका भाववाच्य है, भाव और वाच्य है, ठीक है, भाववाच्य। तो वाच्य, हमारे वाच्य के भेद 3 होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्म की प्रधानता, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता ये होती है, कर्ता की प्रधानता इसमें काहे की? इसमें कर्म की प्रधानता होती। किसकी? कर्म की प्रधानता होती है आपकी। ठीक, ये इसमें, और इसमें काहे की प्रधानता होती? इसमें आपकी भाव की प्रधानता होती। काहे की? भाव की प्रधानता होती है। तो जहाँ भाव की प्रधानता हो भाववाच्य, कर्म की प्रधानता हो कर्मवाच्य, कर्ता की प्रधानता हो कर्तवाच्य। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य किसके अनुसार बनता है? तो सभी के अनुसार बनता है भाई, सभी के अनुसार, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, है ना। ये तीनों के अनुसार उपर्युक्त तीनों है। इनमें से कौन सी शब्द कालवाचक अव्यय है? कालवाचक, काल माने जानते हो? काल मीन्स होता है समय, समय से संबंधित वाक्य कौन सा है? समय से संबंधित। वह कहाँ जाएगा? कहाँ शब्द बताता है काहे को? स्थान को, है ना। ये शब्द जो होते हैं जब आप कहाँ लगा देते हो, कहाँ हमेशा जो शब्द है वो स्थान सूचक शब्द है। कैसा? वो स्थान सूचक शब्द है। कहाँ? स्थान सूचक है, ध्यान रखो, है ना। कब जो लगा देते हो, कब, ये आपका जो है ये समय सूचक है। क्या है? ये समय सूचक शब्द है, समय सूचक शब्द है, समय। और ये आप, है ना, क्यों लगा देते हो? ये आपका क्यों, ये कारण सूचक है। क्या सूचक है? ये आपका कारण सूचक शब्द होता है, कारण सूचक होता है ना। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ कहाँ, तो ये स्थान की बात कर रहा है ना। तो ये तो होगा नहीं, वहाँ समय की बात है तो ये होगा नहीं आपका। वह पेड़ के नीचे है, नीचे, ये भी स्थान की बात कर रहा है, ये भी कहीं ना कहीं स्थान की बात कर रहा है, ये भी नहीं होगा। सोहन उधर है, इधर और उधर, ये भी कहीं ना कहीं स्थान की बात कर रहा है तो ये भी नहीं होगा आपका आंसर। अब ये देखो, है ना, ऐसे शब्द आ जाए, अब आ जाए, कब आ जाए, जब आ जाए, जब आ जाए, अभी आ जाए, अभी, कल आ जाए, है ना, परसों आ जाए, अभी अभी आ जाए, अभी अभी आ जाए। ये सभी आपके जो होते हैं ये आपके समय संबंधी शब्द ही होते हैं, है ना, समय संबंधी शब्द होते हैं। तो सही आंसर आपका कौन सा? ये अब लगा इसमें, है ना। उन्नति का विलोम शब्द है उन्नति। उन्नति का मतलब होता है बढ़ना, तरक्की करना। तो उन्नति का है अवनति। कौन सा? अवनति। उन्नति का कौन सा है? अवनति है ना। हाँ, तो इसका ये विलोम शब्द हो जाएगा, ठीक है। अगला,
भ्रमर शब्द का पर्यायवाची भ्रमर, भ्रमर माने जानते हो, भ्रमर माने भैया भौरा होता है। क्या होता है? भौरा, है ना। जिसे आप लोग कहते हो मधुप, मधुप कहते हो या मधुकर कहते हो, एक वर्ड होता है मधुकर, है ना। जिसे कहते हो द्विरेफ, क्या कहते हो? द्विरेफ भी कहते हैं इसे। जिसे कहते हो चंचरीक, क्या कहते हो? चंचरीक भी कहते हो। जिसे षटपद भी कहते हो, क्या कहते हो? जिसे षटपद भी कहते हैं, षटपद भी कहते हैं, क्या? षटपद भी कहते हैं, मधुप भी कहते हैं, मधुकर, द्विरेफ, चंचरीक, है ना। भ्रमर, ये मक्खी, मक्खी के पर्यायवाची जानते हो? मच्छिका, मच्छिका भी होता है, ठीक है। मच्छिका, माखी भी होता है, इसे माखी भी कहते हैं, माखी, या इसे मधुप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मधुप, यस। तितली के जानते हो कि तितली को आप कीट कहते हो, कीट। आप फतिंगा कहते हो, फतिंगा, फतिंगा, क्या कहते हो? फतिंगा, फतिंगा भी कहते हो आप, कीट, फतिंगा, है ना, ऐसे, है ना। और जुगनू के तुम जानते हो? जुगनू के दुखदुकी, कौन सा? दुखदुकी, ये दुखदुकी इसी का होता है। और खद्दोत होता है, कौन सा? खद्दोत, जुगनू का खद्दोत। तितली, कीट, फतिंगा, दुखदुकी और खद्दोत भी होता है। क्या होता है? खद्दोत। ये वाले वर्ड भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसका टिक टिक भी होता है, कौन सा? टिक टिक, टिक टिक भी होता है, ठीक है। ये सारे सबके मैंने बताए, तो ये आपका ये है। निम्नलिखित में से कौन सा समानार्थी शब्दों का युग्म सही नहीं है? समानार्थी शब्दों का युग्म कौन सा सही नहीं है? तो देखते हैं। ये शशि, शशि माने चंद्रमा, तो ये शशि माने क्या होता है? ये शशि माने आपका चंद्रमा होता है। क्या होता है? चंद्रमा, ठीक है। और ये रजनीश, ये क्या है? ये भी आपका रजनीश भी क्या कहते हैं? चंद्रमा कहते हैं इसे भी। तो ये तो पर्यायवाची हो गए, बिल्कुल सही है। रजनीश का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? रजनी, रजनी, करेंगे रजनी धन ईस, रजनी धन ईस बनेगा तो रजनीश बनता है। रजनी माने होता है क्या? रात्रि। और रात्रि का जो ईस हो, तो रात्रि का ईस कौन हुआ? रात्रि का ईस बताओ, रात्रि का ईस कौन होता है? चंद्रमा। तो रजनीश भी चंद्रमा कहते हैं, ये तो सही है ना। ये आपका कैसा है? ये आपका सही है ना। राकेश, राका के ईस, राका माने चंद्रमा, चंद्रमा के ईस, तो ये भी सही है। चंद्र और सुधाकर, चंद्रमा चंद्रमा, सुधाकर, ये भी चंद्रमा। अब ये वाला गलत है। निशापति, निशा का पति, ये तो चंद्रमा हो गया चंद्रमा। और ये आपका दिवाकर, है ना, ये दिवाकर, ये आपका सूर्य का हो गया पर्यायवाची। तो ये तो आपके विलोम शब्द लिखे हुए हैं, समानार्थी कहाँ है? चंद्रमा और सूर्य के लिखे। तो यही कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यही सही नहीं है, और सब सही है कि नहीं? पतंग किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है? पतंग, पतंग सूर्य के लिए भी प्रयुक्त होता है, सही है। पक्षी के लिए भी, कनकौआ के लिए, वादक के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, ठीक है। आकाश के लिए प्रयुक्त होता है, आकाश के लिए, पतंग आकाश के लिए भी आता है, ठीक है, वादक के लिए नहीं आता है। चंद्रमा के समान मुख वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। चंद्रमा के समान मुख, उसे क्या कहोगे? उसे कहोगे चंद्रमुख। अरे चंद्रमा के समान जिसका मुख है वो चंद्रमुख है। दशमुख रावण को कहा जाता है। दशमुख किसे कहा जाता है? रावण को कहा जाता है, ठीक है। गदाधर जानते हो? गदा को धारण करने वाला, मतलब गदा से लड़ने वाला, उसे गदाधर कहा जाता है। लौह पुरुष उसे कहा जाता है जिसके विचार जो है एकदम दृढ़ हो, पक्के विचारों वाला होता है, वो लौह पुरुष होता है। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, है ना, लौह पुरुष वे कहे जाते थे क्योंकि उनके जो विचार थे वो बहुत ही दृढ़ थे, वो सोच समझकर निर्णय लेते थे, उनके दृढ़ विचार होते थे, उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है ना।
कलेजा ठंडा होना, अरे हमारा कलेजा ही ठंडा हो गया भाई। प्रिय होना, मन में शांति होना, अरे मन में शांति मिल गई, कलेजा ठंडा हो गया भाई, ये हो गया। धीरज रखना नहीं, ये धैर्य रखने की बात है, ये नहीं। आंसर कौन सा है ये? नेक्स्ट, कि दिए गए वाक्य किस भाग में त्रुटि है? मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं, मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं, मालूम नहीं लिखा है यहाँ, मालूम, मालूम नहीं होता है भाई मेरे, मालूम नहीं है, मालूम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मालूम। तो मालूम कौन सा? ये, इसमें गलती आ गई। किस में आ गई गलती? ये वाली गलती आ गई। यहाँ पे मालूम जो है, मालूम नहीं, मालूम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मालूम। हिंदी साहित्य का नवा रस किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का नवा रस, हमने कहा इसमें मूल रस, मूल जो रस होते हैं, मूल रस हमारे 9 ही हैं। कितने हैं? मूल रसों की संख्या कितनी है? 9। इसीलिए इन्हें हम लोग नवरस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? नवरस के नाम से भी जानते हैं। नमवा रस कौन सा है? हमने बताया था आपको, नमवा रस जो है वो आपका कौन सा है? बोलो। शांत रस जो है हमारा नमवा रस है, इसका स्थायी भाव आपको हमने निर्वेद पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? निर्वेद, है ना। भक्ति रस का स्थायी भाव भगवत, भगवत विषयक, क्या? भगवत विषयक, ये विषयक या रति भगवत विषयक होता है। करुण का, करुण रस का आप जानते हो शोक होता है। क्या होता है? शोक। वत्सल रस का तुम जानते हो, वत्सल, वत्सल रति, है ना, स्थायी भाव वत्सल रति। करुण का शोक, भक्ति रस का भगवत विषयक, और शांत रस का निर्वेद। नवा रस हमारा कौन सा है? शांति रस को नवा रस माना गया है ना। और जो तुम्हारा भक्त रस है वो आपका जो है वो कौन सा है? वो आपका 11वां रस है ना। दोहा छंद कौन सा व्रत है? कौन सा व्रत है? दोहा छंद, है ना। ये व्रत का मतलब ये पूछ रहे हैं। देखो देखो, ये पूछ रहे हैं क्या? जैसे जो होते हैं ये आपके जो छंद है, क्या है? छंद। छंद में आपका जो है, जो मात्रिक छंद होते हैं, मात्रिक छंद के प्रकार, काहे के? मात्रिक छंद के प्रकार। मात्रिक छंद के कितने प्रकार हैं? 03 प्रकार हैं। नंबर 1 है सम मात्रिक छंद। कौन सा? सम मात्रिक छंद है पहला, सम मात्रिक छंद। दूसरा कौन सा है? विषम मात्रिक छंद। कौन सा? विषम नहीं, दूसरा ये अर्ध सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद, सम मात्रिक छंद, ये है आपका ये। और तीसरा आपका जो है वो है विषम मात्रिक छंद। कौन सा? विषम मात्रिक छंद। ये जो है मात्रिक छंद के, मात्रिक छंद के प्रकार हैं। काहे के? ये मात्रिक छंद के प्रकार हैं। मात्रिक छंद के प्रकार 3 हैं। विषम मात्रिक छंद, ठीक है। हाँ, तो सम मात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं? आपको क्या पता है सम मात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं? सम मात्रिक छंद में हम कहें तो हमारा होता है कौन सा? अहीर, अहीर हमारा सम मात्रिक छंद है। तोमर, तोमर हमारा सम मात्रिक छंद है ना। चौपाई, चौपाई हमारी जो है वो सम मात्रिक छंद है ना। हाँ, रोला, रोला हमारा सम मात्रिक छंद है। कौन सा? रोला, है ना। गीतिका, गीतिका जो है, गीतिका हमारा सम मात्रिक छंद है। हरि गीतिका, हरि गीतिका, हरि गीतिका जो है वो भी हमारा, हाँ। और वीर और आल्हा, कौन सा? वीर और आल्हा जो होता है वो भी आपका जो है वो कौन सा है? हाँ,
वीर और आला, ये भी आपका है ना। ये सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक में ये आते हैं कौन से, दोहा आ जाता है आपका, कौन सा, दोहा आ जाता है आपका, सोरठा आ जाता है, कौन सा, सोरठा आ जाता है, बरवे आ जाता है, क्या आ जाता है, बरवे, बरवे आ जाता है, बरवे, और आपका आ जाता है उल्लाला आ जाता है, क्या आ जाता है, उल्लाला, उल्लाला आ जाता है। और ये विषम मात्रिक में कौन से आ जाते हैं, विषम मात्रिक में आ जाता है आपका कुंडलिया आ जाता है, क्या, कुंडलिया, कुंडलिया ये आ जाता है, कुंडलिया। और दूसरा आ जाता है कौन सा तुम्हारा, छप्पे, कौन सा, छप्पे, कुंडलिया और छप्पे, छप्पे। कुंडलिया कैसे बनता है, कुंडलिया ये भी पूछा जाता है, ये दोहा और प्लस रोला से बनता है, दोहा और रोला से कुंडलिया बनता है। ये छप्पे काहे से बनता है, ये आपका रोला और प्लस उल्लाला से बनता है, काहे से, उल्लाला से, उल्लाला से, ये इससे बनता है ना। छप्पे रोला और उल्लाला से, और कुंडलिया इससे। ये विषम मात्रिक छंद है। ये अर्ध सम मात्रिक छंद है, दोहा, सोरठा, बरवे और उल्लाला। सम मात्रिक छंद हीर, तोमर, चौपाई, रोला, गीत का, हर गीत का और वीराला, ये होते हैं, ठीक है। अर्ध सम मात्रिक छंद का मतलब होता है कि जिसकी प्रथम और तृतीय, प्रथम और तृतीय चरण की मात्राएं समान हो, प्रथम और तृतीय चरण की मात्राएं समान हो, कैसी हो, मात्राएं समान हो, है ना। हाँ, और द्वितीय और चतुर्थ, कौन सा, द्वितीय और चतुर्थ चरण की मात्राएं समान हो, चरण की मात्राएं समान हो, मात्राएं समान हो, है ना। यस, जैसे आपका प्रथम और तृतीय चरण की मात्राएं समान हो, द्वितीय और चतुर्थ चरण की मात्राएं होने क्या कहेंगे, सोरठा। जैसे सोरठा में यदि हम कहें तो आपका जो सोरठा में प्रथम और तृतीय चरण की होती है कितनी, प्रथम और तृतीय की होती है 11 समान है, देखो। और जो आपका द्वितीय और चतुर्थ की होती है वो होती है कितनी, 13, देखो इसमें 13 समान है कि नहीं। तो ध्यान रखो, सोरठा में द्वितीय और चतुर्थ चरण की 13 होती है, तो समान है द्वितीय और चतुर्थ की। और प्रथम और तृतीय की कितनी, 11, वो भी समान है। तो प्रथम तृतीय समान है, इधर द्वितीय और चतुर्थ समान है, तो ये अर्ध सममात्रिक है। आधा एक तरफ समान है, आधा अर्ध सममात्रिक छंद है ना। सममात्रिक छंद का मतलब होता है, सममात्रिक छंद का मतलब जिसकी सभी जितने भी चरण हैं सभी में समान मात्राएं हों। जैसे चौपाई के 4 चरण होते हैं, सभी में 16 मात्राएं होती हैं, सभी चरणों में कितनी होती हैं, 16, तभी चौपाई आपका सममात्रिक छंद है, ठीक है। तो ऐसे होता है ये, ठीक है। ये विषम मात्रिक है, इनमें मात्रिक जो है वो विषम है, उसमें सम ना अर्ध सम है और ना ही सम है, विषम है बिल्कुल, कितने में कितनी, किसी में कितनी, ठीक है। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है, हाँ बोलो। उपमा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, उल्लेख अलंकार है, रूपक अलंकार है। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ अलंकार तो समझना है, तो यहाँ पे उल्लेख अलंकार है। कौन सा, उल्लेख। इसका मतलब ये होता है, जब कह सकते हो, जब एक वस्तु का वर्णन कई प्रकार से किया जाए, जब एक वस्तु का वर्णन कई प्रकार से किया जाए, ठीक है, किया जाए, तो वहाँ कौन सा, वहाँ
आपका उल्लेख अलंकार होता है। कौन सा उल्लेख? भाई उस चीज़ का तुम उल्लेख कर रहे हो विभिन्न प्रकार से, उल्लेख अलंकार होता है। उल्लेख अलंकार होता है, वहीं पे होता है उल्लेख अलंकार, है ना। हाँ, जब एक वस्तु का वर्णन कई प्रकार से, यहाँ देखो, यहाँ वस्तु क्या है? शरीर है। अब शरीर का वर्णन क्या है? शरीर के बारे में क्या क्या कहा गया? शरीर श्याम है, शरीर सुंदर है, शरीर नवल है, नया है। तो ये एक विशेषण, दो विशेषण, तीन विशेषण। तो एक के लिए तीन विशेषण का प्रयोग हो रहा है ना। तो शरीर जो है नवल भी है, नया भी है, सुंदर भी है, श्याम भी है ना ये, ठीक। देवेंद्र में प्रयुक्त संधि है। देवेंद्र में कौन सी संधि है? तो संधि का नाम है कौन सी? गुण संधि है। कौन सी? गुण संधि। कैसे होती है गुण संधि? जब भी ध्यान रखो, है ना, जब भी क्या होता है गुण संधि में, आ के बाद ई और ई आ जाता है, तो दो क्या हो जाता है? तो ए हो जाता है। जब आ के बाद ऊ और ऊ आ जाता है तो क्या हो जाता है? दोनों मिलके ओ हो जाते हैं, है ना। और जब आ के बाद री आ जाता है तो क्या हो जाता है? तो अर हो जाता है। क्या? अर। इसका मतलब ए ओ अर। हेलो, हाँ पढ़ा रहे हैं ना। हाँ, क्या हो जाता है? ए ओ अर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ देवेंद्र लिखा है, तो देवेंद्र में आपकी कौन सी? तो देखिए ये कैसे बनेगा? देव और प्लस इंद्र, क्या बनेगा? देव प्लस इंद्र बनेगा। तो देव में देखो यहाँ पे क्या है? आ, और प्लस यहाँ क्या है? ई, दोनों मिलके क्या बन गए? ए। तो ए बना, तो एक ही देखो, ध्यान से एक बात, जब ये होता है तो इसकी मात्रा एक होती है, जब ये होता है क्या, ये होता है तो इसकी मात्राएं कितनी होती हैं? दो होती हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ इसका ए है, एक ही मात्रा एक, तो यहाँ पे हो जाएगा देवेंद्र हो जाएगा। तो देवेंद्र कौन सा? गुण संधि। तो ए ओ अर हो जाए तो गुण संधि होता है, ठीक है। अच्छा, दर्पण का उपयोग तभी तक जब तक कि वह किसी दूसरे की आकृति को अपने हृदय में प्रतिबिंबित करता है। ये देख लीजिए, आप लोगों ने किए होंगे, आप लोग सीधे इनके आंसर देखिए। बाल का निम्न में पर्याय नहीं है। बाल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? चूड़ा, चूड़ा तो पर्यायवाची है। कुंतल, कुंतल भी है। चुल और केस तो कौन सा नहीं है? चुल नहीं है ना। ये सभी है। बाल के पर्यायवाची आपके बाल लिख सकते हो, आप केस लिख सकते हो, है ना। आप चूड़ा भी लिख सकते हो, क्या? चूड़ा भी लिख सकते हो। आप कुंतल भी लिख सकते हो, कुंतल, है ना। आप मेचक भी लिख सकते हो, क्या? मेचक। ये आप चिकुर भी लिख सकते हो, क्या? चिकुर। चिकुर भी बाल का होता है, ठीक है बेटा, चिकुर। ये सभी बाल के पर्यायवाची हैं, लेकिन चुल नहीं होता है, ठीक है। दर्पण का उपयोग कब तक है? तो बताओ, इसका आंसर आप लोगों ने ए किया होगा, देख लेना इसको, आपने ए किया होगा, ठीक है। अगला, समाज को किसने अपूर्ण बना दिया है? इसमें बताओ, समाज को किसने अपूर्ण बना दिया है? बताइए जल्दी से। पुरुष के अंधानुसरण ने। किसने? पुरुष के अंधानुसरण ने बना दिया। ऑप्शन बी करना, ठीक है। किसके द्वारा हमारा समाज सामंजस्यपूर्ण और अखंड हो सकता है? किसके द्वारा हो सकता है बताओ, बोलो। स्त्री पुरुष के प्राकृतिक, मानसिक और वैपरीत्य द्वारा, है ना। तो स्त्री और पुरुष के प्राकृतिक, मानसिक, वैपरीत्य द्वारा, ये सही है। फर्स्ट ऑप्शन 149 का पहला करना है।
50 का देखो कि रचनाकार ने निम्न में से पुरुष को किस विशेषण से प्रयुक्त नहीं किया है। समाज का न्याय, शुष्क, कर्तव्य, सहज, करुणाशील और ये प्रतिशोध में क्रोध। कौन से नहीं किया है? तो सहज करुणाशील से नहीं किया है। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन आपका थर्ड सही है। कौन सा? थर्ड सही है। तो ये आपका जो है ये पूरा मैंने आपको डिटेल्ड जो है पूरा आपको बता दिया है। कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर लिखें, या आप जो भी आपके सजेशंस हों आप हमें वो सजेशंस ज़रूर दें। आप सजेस्ट ज़रूर करें। आपके सजेशंस जो हैं यदि वो मानने लायक होंगे तो बिल्कुल आपके मान्य होंगे। यस, बिल्कुल। तो आज फिर हम लोग दोस्तों इतना ही रखते हैं और जय हिंद।